हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में। प्यारे जवानों, हम लोग पढ़ रहे थे भाई साहब फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की बेसिक बातें हमने कर भी ली थी। हालांकि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर करवाए थे, समझ में तो आया ही होगा। नहीं आया झूठ मत बोलो, आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भाई पिछली वीडियो देख लेना ना दोबारा से, और डाउट्स है तो यार पूछ लेना, है ना। आज हम लोग फ्रिक्शन में आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पहले छोटी मोटी बातें और सीखेंगे, जिसमें मैं दो मुख्य बातें आपको बताने वाला हूं। वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पहले यहीं से शुरुआत कर देता हूं मैं, और इसके बाद मैं जो आपको कराऊंगा दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। इनके बाद में कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी फ्रिक्शन के करवाने वाला हूं, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है साहब? नाउ लेट अस सी दिस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है भाई साहब? लेट अस सपोज हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस रफ है, उसके ऊपर एक डब्बा रखा है। भाई इस डब्बे पर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, माना कि उस समय फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग गया और लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया। ये मान लो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी मैक्सिमम, दैट इज एफएस। मेरे भाई इस समय कुछ ना कुछ इस सरफेस के कारण कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी। मेरे प्यारे जवानों, आपको तो मालूम ही है भाई साहब कि नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। प्यारे जवानों ध्यान से समझना, यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था इसको देखें, और जो हमारा, ध्यान से समझना, जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है इसको देखें, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है इसको देखें, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लें। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट को हम कहेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स। भाई इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, नेट कांटेक्ट फोर्स है ये। नेट कांटेक्ट फोर्स है, किसका नेट कांटेक्ट फोर्स है? भाई इस सरफेस के साथ जब डब्बे को इस सरफेस पर रखा तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका नाम हमने दिया है नेट कांटेक्ट फोर्स। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई याद रखना, यदि सरफेस हमारा स्मूथ होता है उस केस में तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वही कांटेक्ट फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। सारा उतना ही कांटेक्ट फोर्स होता है, लेकिन रियल लाइफ में देखें तो स्मूथनेस तो है नहीं, थोड़ी बहुत रफनेस है। इसका मतलब भाई साहब जो हमारा फ्रिक्शन है, इट इज द कंपोनेंट, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स। भाई ये कंपोनेंट लिया है हमने, ध्यान रहे, मतलब ये नेट कांटेक्ट फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट फ्रिक्शन है। मेरे प्यारे जवानों, अब जो बात समझने की वो क्या है? नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रहा होगा। ये जो एंगल बन रहा होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। भाई कंफ्यूज मत हो जाना, कभी सोचो यार फ्रिक्शन तो इधर है तो ये एंगल होना चाहिए। भाई हमने नाम इसका रखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रख दिया तो रख दिया। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो भाई साहब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की यदि हम बात करें कि साहब एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द नेट कांटेक्ट फोर्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द एंगल, लिखते जाना, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन and the resultant of normal reaction and the limiting friction। प्यारे जवानों, यदि हम ध्यान से देखें, लेट अस सपोज यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज म्यू, तो भाई साहब जो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है दिस इज म्यू इनटू एन। भाई यहाँ से यदि आपसे कोई कहता है इस वेक्टर के हिसाब से यदि हम यहाँ टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में ये फोर्स है साहब, और इस डायरेक्शन में ये फोर्स है। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ से गौर से वैल्यू रख दो इसकी, म्यू इनटू एन डिवाइडेड बाई एन, एन से निपट जाएगा। और मेरे प्यारे जवानों, यहाँ से एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट हमारे पास आया है कि साहब टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू। मतलब यदि अपने को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है, वी कैन इजिली कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। मतलब कोई भी दो सरफेसेस थे जिनके बीच का कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट था वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, इट इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई डाउट तो नहीं है, कोई सस्पेंस तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया है भाई। इसके बाद जो अगली टर्म आती है भाई, ये लिख लिया होगा आपने, है ना? दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। अब जी एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसको देख लेते हैं भाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो समझ आ गया होगा, ये रिश्ता बड़ा काम का है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू, है ना? तो भाई साहब अब हम देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। प्यारे जवानों, एंगल ऑफ रिपोज क्या है इसको समझने के लिए हम एक दूसरा इंस्टेंस लेते हैं। मान लो हमारा डब्बा इस एक सरफेस पर रखा था, लेकिन ये सरफेस ऐसा है जिसको हम यहाँ से तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से इसको ऊपर उठा सकते हैं। डब्बा था, सरफेस पर था, हमने क्या किया, इस सरफेस को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। माना कि जब हम इस जगह पर पहुंचे, तो भाई साहब हमारे पास हमने क्या नोटिस किया जब हम इस जगह पर पहुंचे मेरे प्यारे जवानों, ये एंगल थीटा है। इस समय हमने देखा जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दिया इसने, जस्ट मतलब हम इसको ऊपर उठाते गए, इस एंगल का कुछ और नाम ले लो, मान लो अल्फा है, हम इसको ऊपर उठाते गए, मान लो जैसे ही ऐसा किया हमने देखा यार ये तो जस्ट स्लाइड करने की हालात में है। भाई इसका मतलब जस्ट स्लाइड करने लग गया है, मतलब जस्ट हम ये वैल्यू ले सकते हैं कि साहब इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम गौर से देखें इस डब्बे के ऊपर जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा। भाई समझने की बात है, नीचे क्यों लगा भाई साहब mg? और मेरे प्यारे जवानों ध्यान से देखा ही लो, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डब्बा कैसे भी रख दो, डब्बा ऐसे रखा है तो भी ऐसे, डब्बा ऐसे हो गया तो भी ऐसे, डब्बा ऐसे हो गया तो भी ऐसे, ये लाइन तो ऐसे ही बननी है, ये mg वाली लाइन है, ध्यान रहे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बहुत बढ़िया जी। और जी इधर क्या लगेगा, इधर साहब इस सरफेस के 90 डिग्री पर, इस सरफेस के 90 डिग्री पर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है साहब, ये नॉर्मल रिएक्शन लगनी है। हालांकि इसके नाम में नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, पूर्ण रूप से एबनॉर्मल है। लेकिन मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझ लो, इधर लगा है नॉर्मल रिएक्शन। भाई ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया, इस डायरेक्शन में mg लग गया, भाई फ्रिक्शन लग गया ऊपर की तरफ क्योंकि नीचे स्लाइड कर रहा है, तीनों दिशाओं में अलग अलग फोर्स लग गए। अब क्या करें जी? अब जी आप क्या करो, किसी को रिजोल्व कर लो, या तो mg को कर लो, या तो n को कर लो, या तो इसको कर लो। अब किसको करोगे रिजोल्व? बेटर है कि जिस डायरेक्शन में ये चलने की कोशिश कर रहा है उसमें रिजोल्व करो और उसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करो। मतलब हम ये दो डायरेक्शंस ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, इन दो डायरेक्शंस में हम बाकी सभी फोर्सेस को लेकर आएंगे। अभी नहीं है लेकिन हम जबरदस्ती लेकर आएंगे। कैसे? रिजोल्व करके। कैसे? कंपोनेंट्स लेने हैं। कैसे करेंगे? लेट अस सी। हमने क्या देखा भाई, ये तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, ये तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं कि इसका एरो बदल के इधर ले आओ, भाई एरो के हिसाब से तो अपने आप आएगा वो, है ना, लेकिन लाइन ये होनी चाहिए, कहने का मतलब है। तो ये तो इसमें है, ये भी इसमें, इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है। अब किसको छेड़ लो? mg को। तो mg को एक इस लाइन में छेड़ लो और एक इस लाइन में। भाई अब इंटरेस्टिंग बात क्या है मेरे प्यारे जवानों, यदि मैं इस लाइन को नीचे की तरफ लेकर जाऊं, ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, 90 बनेगा। तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है और आपको मालूम है ये और ये 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब ये 90 माइनस अल्फा था, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा। और mg का जब इधर कंपोनेंट करोगे तो वो आएगा mg cos अल्फा, और मेरे भाई जब इधर कंपोनेंट करेंगे तो वो आएगा mg sin अल्फा। अब बोलो समझ आया नहीं आया? mg cos अल्फा इधर आएगा, mg sin अल्फा इधर आएगा, नीचे लगेगा mg, इधर लग गया cos, इधर लग गया sin, ना आया, आया ना आया।
भाई साहब इधर लग गया mg cos अल्फा, इधर लग गया mg sin अल्फा, मेरे प्यारे जानो इधर लग गया mg। अब क्या करें जी, डब्बा जस्ट चला है, जब चलने की हालात में जस्ट शुरू हुआ उस समय ये और ये बराबर रहे होंगे, मतलब भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin अल्फा। और हमें तो मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। और इस डायरेक्शन को गौर से देखो, आपको जान के खुशी होगी कि n जो है वो तो mg cos अल्फा के बराबर होगा। यदि हम दोनों का रेशियो ले लें, डिवाइड कर दें, एक को दूसरे से डिवाइड कर दें, भाई साहब mg से mg कट जाएगा, n से n कट जाएगा, और मेरे प्यारे जवानों हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा म्यू इक्वल होगा टेंजेंट अल्फा के। यस और नो, यस और नो, समझ में नहीं आया क्या? आया पक्का ना भाई, ये आंसर आ गया म्यू इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब बोलो भाई कोई दिक्कत है तो मुझे बता ही दो, कोई तकलीफ है तो मुझे बता ही दो, मैं पूछ ही लूँगा, मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही बढ़िया है। तो भाई देखो पिछले केस में भी ये आया था म्यू इक्वल टू टेंजेंट थीटा, लेकिन वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, लेकिन ये एंगल ऑफ रिपोज है। कह सकते हैं दोनों बराबर हैं क्या? यस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है म्यू इक्वल टू टेंजेंट थीटा के साथ रिलेशन है या टेंजेंट अल्फा के साथ रिलेशन है। समझ आया होगा यार, बिल्कुल जीरो लेवल की बात है यार। अब क्वेश्चन करते हैं भाई, अब थोड़े थोड़े नन्हे नन्हे क्वेश्चन लिखाऊंगा, जल्दी से ट्राई करेंगे, फटाक फटाक खटाक खटाक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मेरे मेरे प्यारे प्यारे जवानों, देखो रे देखो रे, लिखो भाई लिखो लिखो। पहले तो जीरो नन्ना से क्वेश्चन देता हूँ एक, बिल्कुल ही जीरो लेवल का। हाँ लिखो भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, लिखते चलना भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। मास दे रखा है 1 kg, लाइज ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, ये कोई हॉरिजेंटल सरफेस है, इसके ऊपर लाई करता है। इन ए ट्रक, वाह ट्रक के अंदर हो रहा है सारी घटना। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। भाई एक ऑब्जेक्ट था, वो ट्रक के अंदर ऐसे रखा हुआ था, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मजा आ गया भाई, ये घटना ट्रक के अंदर हो रही है, और जो साहब ट्रक का एक्सेलरेशन है, हमारे ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो 5 था 6 जो भी था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अपने को बताना है कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्ट कर रिया होगा ये देखना है। मेरे प्यारे जवानों एक बात बताई दो, एक बात बताई दो, यदि ये हमारा ट्रक आगे जाएगा, भाई साहब ये हमारा ट्रक है, अच्छा लग रही है आप बस जैसा लग रहा है यार, अरे यार समझ जाओ ना यार। तो भाई साहब जब ये ट्रक आगे जा रहा है, अभी इसमें रेस्ट पे, इसमें रेस्ट पे है तो कन्फर्म बात है, रेस्ट पे इसने कन्फर्म बात है कि भाई इस समय इस पर देख लेते हैं कि कितना आगे एक्सेलरेशन के कारण इस पर कितना फोर्स होना चाहिए। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, ये हमारा पेड़ है, वही पुराना पेड़ जिस पेड़ की छांव में आप बैठे रहते हैं। तो भाई साहब आपने देखा ओ डब्बा तो आगे जा रहा है, ओ डब्बे का तो एक्सेलरेशन है, ओ डब्बे का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसका मतलब आगे की तरफ नेट फोर्स होना चाहिए। ओ वो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास दे रखा था 1, एक्सेलरेशन दे रखा था 5, कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? 5 न्यूटन। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं आया है, अब आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल के देखोगे। साहब हमने देखा इसके बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कितना लग रहा है। तो मतलब हम अब निकाल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू है म्यू, दैट इज 0.5 था या 6 था, 6 था, इनटू नॉर्मल रिएक्शन
भाई नीचे लगेगा mg, m की वैल्यू 1 है, g को 10 लिया है हमने, ऊपर लग गया 10, गुणा किया तो 6 न्यूटन बन गया। मतलब फ्रिक्शन की औकात कितनी है भाई साहब? 6 न्यूटन की। एक्चुअल में यदि ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब लग रहा होगा, वो लग रहा है 5, मतलब भाई 5 लग रहा है, ये 6 तक लग सकता है तो ये 5 ही लगेगा, जितना एक्सटर्नल होता है उसी हिसाब से लगता है। पिछली वीडियो में भी तसल्ली से मैंने आपको समझाया। इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो 5 ही न्यूटन लगा है। कहाँ आंसर आया था अपना, वहीं पे लिख देना, ये रहा, यही आंसर है। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है यार। लेट अस सपोज हमारा इसका एक्सेलरेशन 15 न्यूटन होता। भाई यदि इसका एक्सेलरेशन 15 न्यूटन होता तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, इसका मास 1 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 15 हो जाती, तो कुल मिलाकर यहाँ आता 15 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करते म्यू इनटू एन, वो आता 6 न्यूटन। अब की बार यदि ये डब्बा इस एक्सेलरेशन से आगे जाए तो इसको जरूरत है 15 न्यूटन के फोर्स की, लेकिन ध्यान रहे इस डब्बे को आगे कौन ले जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। मियाँ फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, पीछे ना ही लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन लग गया है आगे की तरफ, भाई साहब ये कितना लग सकता है? मैक्सिमम 6, तो इससे ज़्यादा तो आगे जा ही नहीं सकता। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स अब भी कितना लगेगा मेरे भाई? 6 ही लगेगा। इसका मतलब ये होगा इस पे 6 लगेगा, तो 6 के कारण इस डब्बे का एक्सेलरेशन कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम जब तक ये दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं। तो इस डब्बे का क्योंकि 6 एक्सेलरेशन पॉसिबल है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब इस ट्रक का एक्सेलरेशन यदि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक है, तब तक तो ये डब्बा और ये ट्रक का सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेंगे। लेकिन यदि ट्रक का एक्सेलरेशन 6 से ज़्यादा कर दिया, मान लो 15 कर दिया, तो 15 फोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है साहब वो ज़्यादा है फोर्स की। इसको आगे ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ओनली फ्रिक्शन। उसकी औकात 6 न्यूटन की है, तो उसी के रेशियो में ये आगे जा सकता है। मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यदि एक्सेलरेशन कर दोगे, डब्बा ट्रक के साथ नहीं जाएगा, डब्बा ट्रक पे फिसलना शुरू हो जाएगा। कमाल की बात है ना। ट्रक पे बैठा था, डब्बा आराम से था, ट्रक आराम से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक ट्रक तेज हुआ, डब्बा पीछू लग रहा है आपको पीछे जा रहा है, एक्चुअल में आगे जा रहे हो, लेकिन ट्रक जितना आगे नहीं जा रहा है। इसलिए हम ट्रक के अंदर बैठेंगे तो हमें लगेगा कि पीछू जा रहा है, डब्बा पीछे जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे डेटा चेंज करके बताया आपको कि 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यदि एक्सेलरेशन, तो बेटे इन दोनों डब्बे और ट्रक के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि याद रहे डब्बे को आगे की तरफ ले जाने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। आपके मन में कहीं ये सवाल तो नहीं कि कैसे? भाई पिछली वीडियो में भी इसी बात चर्चा करी थी मैंने, है ना भाई साहब, क्योंकि हम तो न्यूटन भाई साहब के बहुत बड़े फैन हैं। फैन क्या कहोगे यार, आप तो कूलर नहीं छोड़ो, AC कहो सीधा, हम तो AC हैं। न्यूटन भाई साहब के फैन ही AC हैं, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब ये बात मानेंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। और भाई साहब जब इसका एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स सिवाय फ्रिक्शन के और कोई आ ही नहीं सकता। क्योंकि आ नहीं सकता इसलिए हम कहेंगे साहब फ्रिक्शनल फोर्स है जो आगे लेके जाएगा इसको। और फ्रिक्शनल फोर्स की औकात है 6 न्यूटन की, तो वो 6 न्यूटन के कॉरस्पॉन्डिंग ही इसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगा। मतलब एक्सेलरेशन भी इसमें 6 हो जाएगा क्योंकि मास 1 है, तो इसमें 6 का एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉसिबल है। ट्रक का 15 कर दिया, 10 कर दिया, 18 कर दिया, 20 कर दिया, 50 कर दिया, तो ट्रक आगे जाएगा, डब्बा भी आगे जाएगा, लेकिन ट्रक के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे खिसकता हुआ नजर आएगा। पीछे जा नहीं रहा है, वो जा तो आगे रहा है, एक्सेलरेशन था उसका भी आगे ही है, लेकिन जितना ट्रक का उतना नहीं है। जैसे दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, एक 40 की स्पीड से जा रही है, जा तो दोनों आगे रही है, लेकिन इस वाले बंदे को क्या ले गई है, तो पीछे जा रही है। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये ज़्यादा तेज चल रही है, रिलेटिव मोशन नज़र आएगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? सच्ची बता दो, है ना। अगला लिखो, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। लिखो मेरे प्यारे प्यारे जवान
मेरे प्यारे प्यारे जवानों जवानों, लिखो लिखो। ए बॉडी weighing 20 kg, मतलब मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg. Just slides down a rough inclined plane that rises 5 मीटर इन एवरी 13 मीटर. भाई इस चीज़ का मतलब समझ लेना. कई बार वो इसको ऐसे भी बोल सकता था 5 इन 13. इसका मतलब ये परपेंडिकुलर इज 5 एंड दिस इज 13. हर एक 13 मीटर में 5 मीटर ऊपर उठा रखा है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? भाई साहब म्यू की वैल्यू पूछी है. ये कुछ एंगल बना होगा थीटा. अपने से पूछा है बॉडी वेइंग दिस मच केजी जस्ट स्लाइड्स. जस्ट वर्ड ये ढूंढ रहा था मैं कि भाई ये डब्बा रखा था, ये जस्ट चलना शुरू कर दिया. भाई जब जस्ट चलना शुरू करता है तो अभी जाना था हमने. यहाँ जो एंगल होता है उसका टेंजेंट थीटा ले लोगे, वही म्यू आता है. मतलब ये थीटा चाहिए अपने को, लेकिन टेन थीटा चाहिए. टेन थीटा क्या होता है साहब? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. साहब ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होना चाहिए? 12. कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से. 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका होता है 25. सॉल्व करोगे 144 आएगा, इसका स्क्वायर 144 ही होता है, इसका मतलब 12 आएगा. तो 5/12 आंसर आ गया. जो भी उत्तर होगा वही आंसर है. जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर है. 0.4167 दिखा रहा है आंसर में. कर लेना यार. मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि स्लोप को किस तरीके से दे सकता है. 5 मीटर इन एवरी 13 मीटर है ना. कई बार ऐसे भी लिख देता है 5 इन 13. तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन होती है बेसिकली ना. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं अब. हल्के हल्के बहुत हो गए, नन्हे नन्हे. ये भी हल्का ही है लेकिन सिंपल सा ही है, ध्यान रखना है. ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg. मास ऑफ बुलेट इज 0.01 kg. A bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest. Fired horizontally मतलब इसको horizontally फायर कर दिया गया. Fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest. ये wooden block था जो इनिशियली रेस्ट कंडीशन पे था. इस पे फायरिंग कर दी. भाई साहब गोली जा रही है, शूट कम शूट, धक्के मारेगी इसको. अच्छा, मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg. ध्यान रहे इसका मास दे रखा है 4 kg. ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25. जिस सरफेस पे डब्बा रखा हुआ है यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज 0.25. 0.25. The bullet gets embedded in the block and बुलेट आई वो इसके अंदर ही बैठ गई. मौज होगी भाई, इसमें बैठी हो. एंड द ब्लॉक मूव्स एंड द कम्बिनेशन मतलब दोनों मिलके, क्योंकि इसके अंदर ही बैठ गई तो कम्बिनेशन हो गया. 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. मतलब मान लो यहाँ से 20 मीटर गया, डब्बा वैसे रहेगा, शक्ल ना बदलेगी है ना. कभी जो टूट गया फूट गया, हाँ ये चीज़ ना लेनी भाई. 20 मीटर चला है ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट. रेस्ट पर आने से पहले. विद वॉट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक. कितनी स्पीड से बुलेट टकराई थी. भाई ये चीज़ ध्यान रखना, बुलेट यहाँ से जब यहाँ तक जाएगी तो स्पीड वही रहेगी सेम, इस पर कोई फर्क ना आएगा. तो टकराने से जस्ट पहले जो स्पीड थी वही इससे ओरिजिनल स्पीड थी, वो अपने से पूछी. बड़ा मज़ा आया भाई. गोली आई, गोली आके टकराई तो टक्कर मारते पहले ये रेस्ट पे था, ये भी दौड़ा. मान लो ये दौड़ा v1 वेलोसिटी से, दौड़ा, लेकिन यहाँ जाके फिर रेस्ट पे आ गया. तो साहब ए से बी तक की बात करें. अब ये कन्फ्यूजन में मत आ जाना.
जी 20 मीटर कहाँ से दिया, अगला किनारा खिसकाएं कि पिछला खिसकाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से खिसकाओ चाहे यहाँ से खिसकाओ चाहे यहाँ से, क्योंकि जहाँ से खिसकाओगे वहीं तक की डिस्टेंस देनी है, हर एक पॉइंट भी इससे शिफ्ट हुआ है। तो भाई साहब ए से बी तक v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s लगाओगे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, तो उस फ्रिक्शन के कारण जो रिटार्डेशन होगी वो भी कांस्टेंट होगी। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है साहब, इनिशियल नहीं मालूम हमें, मान लो v1 है, 2 गुणा में एक्सेलरेशन कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एक्सेलरेशन पैदा किसने किया होगा, रिटार्डेशन है ये, किसने पैदा किया होगा, फ्रिक्शन ने। मतलब बेसिकली ये एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन है। ये क्या है, म्यू इंटू एन के बराबर, और ये किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ सकती है एन जो है, एन साहब इस एन को हम आसानी से लिख सकते हैं mg इस केस में, और नीचे लगेगा m से m कट जाएगा, म्यू इंटू जी इसका एक्सेलरेशन है। भाई सीधी सी बात है, नीचे mg लगेगा ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, दोनों बराबर है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब भाई एक्सेलरेशन भी आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू जी, म्यू इज 0.25 आई थिंक, हाँ जी की वैल्यू 10 ले लो भाई, लेनी नीचे 10 लेकिन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो जो कहेगा वही लेंगे, हम 9.8 लेते नहीं तो बिना कहे, लेकिन मैंने कहा मान लो क्वेश्चन में गिवन है 10, ठीक है, हम तरीके से मतलब है यार, बस भाई बनना है। अब भाई v1 की वैल्यू आ गई, अब भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर ये रिटार्डेशन हुआ है तो पीछे की तरफ है, इसलिए इसके आगे लगेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको निपटा देगा। तो कुल मिलाकर v1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ, भाई डेसिमल हटाओगे नीचे डबल आएगा 0, इसको ले जाएगा वो, 25 चौका 100, 10 बच जाएगी वैल्यू। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ा था ये कॉम्बिनेशन, ध्यान रहे जो कॉम्बिनेशन गया था वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ा था। अच्छा भाई एक चीज़ जो आपको समझनी है कि भाई साहब जब कॉम्बिनेशन इस स्पीड से गया था तो कॉम्बिनेशन के अंदर जो स्पीड आई थी वो कहाँ से आई थी। भाई साहब कॉम्बिनेशन के जो अंदर स्पीड आई थी वो कहीं ना कहीं तो यहीं से आई थी, इनको हटा रहा हूँ, जगह की कमी है। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि ये गोली थी, इसका मास mb था, इसकी वेलोसिटी vb थी, मान ली हमने vb, इसमें टकराई, इस डब्बे से टकराई और इस डब्बे की स्पीड हो गई v1 जब वो इसके अंदर बैठ गई। आपने शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का नाम सुना होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनली कितना था, मास ऑफ डब्बा प्लस मास ऑफ बुलेट, दोनों का मास गुणा में ये वेलोसिटी v1। यहाँ से हम बखूबी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी मास ऑफ डब्बा इज 4 एंड दिस इज 0.01, तो 4.01 kg into velocity, this is 10 divided by mass of the bullet, this is 0.01। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो यहाँ से जो आंसर आया ये तो निपट ही जाएगा, 4010 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो थोड़ा अजीब सा है लेकिन चल जाएगा। इसने जी को 9.8 लिया था तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेलोसिटी में अंतर आ गया था, हमारी वेलोसिटी 10 आई थी, उसकी 9.8 आ गई थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम जी को 10 ले रहे थे तो यही आंसर आया, लेकिन काफ़ी घनी स्पीड आ गई भाई, 4010 आ गई तो आ गई, हम क्या करें, हमने तो कंसेप्ट से निकाला था, जो आएगा वही मानना जाएगा, वही आंसर है। आई समझ गए कि नहीं? अरे बेटे समझ गए होंगे ना, मज़ा आ गया भाई, बहुत ही मज़ा आया। अब भाई अगला देखो, हो भाई अगला क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन तो याद आ गया मेरे को, एक इसमें नहीं है, याद आ गया मेरे को। दिस इज ए वॉल, दिस इज ए डब्बा। चलो इस पे 2 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। दिस इज ए डब्बा,
हमने इस पे इधर फोर्स लगाना है। इस डब्बे का कुछ मास है मान लो 5 kg, इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक मान लो 0.25, पिछलाई ले लेते हैं, ठीक है। आप कितना फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स कितना रहे ताकि ये डब्बा नीचे ना खिसके। मजा आ गया? मतलब कितना फोर्स आप लगाओ ताकि ये डब्बा नीचे ना गिरे। समझ में आया? मान लो F फोर्स लगाया, मान लिया। अब यदि हमने F फोर्स लगाया, मियाँ F फोर्स लगाने के बाद इसकी जरा FBD तो देखो, इस पर इधर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग गया, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। डेफिनेट सी बात है, इधर जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया वो डेफिनेट सी बात है नीचे की तरफ लग गया mg, और इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर। और क्योंकि ये फिलहाल रेस्ट में है, इसका मतलब मैंने तो बता ही रखा आपको कि भाई साहब इसका जो mg है फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए mg, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा भाई। mg ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन तो ज़्यादा लग नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि डब्बा ऊपर चला जाएगा तो मौत हो जाएगी, ऐसे दबाएंगे डब्बा ऊपर है ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना, इसको ये वैल्यू इसके लिए एक्सटर्नल mg है जो इस लाइन में लग रहा है, वो एक्सटर्नल है ना। तो मेरे प्यारे जवानों, अब यदि हम ध्यान से देखें तो भाई यदि ये डब्बा स्टेशनरी है, हमने कहा कि कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे, ये रेस्ट पर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम आएगा ना, कम से कम। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स सच दैट इट विल रिमेन एट रेस्ट, कम से कम कितना धक्का मारेगी ये रेस्ट पर रहे। तो भाई कम से कम क्या, जितना mg के बराबर होता लगा। और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन के बराबर, और n इस हालात में किसके बराबर है? एक्सटर्नल के बराबर। तो mg बराबर म्यू इंटू एफ एक्सटर्नल, यहाँ से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्सटर्नल आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई म्यू। m की वैल्यू 5 थी, g की वैल्यू 0, मतलब 50 हो गया, डिवाइडेड बाई म्यू दैट इज 25 बटा 100 ऊपर चला गया, 25 दूनी 50 मतलब 200। यदि आप 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। अब इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो आपने लगाया 150 न्यूटन का फोर्स, तो आपने इधर लगाया 150 का, तो इस पर इधर जो नॉर्मल रिएक्शन लगी वो भी 150 लग गई। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, म्यू इंटू एन से, ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए। तो 150 गुना में 25 बटा 100, 25 चौके 100, 150 बटा 4 फोर्स आ गया। 150 बटा 4 का मतलब समझते हो? 160 होता, नीचे 4 होता तो 40 आंसर आता, तो 40 से कम है, 40 से कम है भाई, लगभग 37.5। अब भाई 40 से कम है तो क्या करें? कुछ नहीं करना, इसका mg तो देखो, नीचे 50 लग रही है, ऊपर फ्रिक्शन 40 से भी कम लग रही है, रुकेगा क्यों? ये तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब आया समझ या नहीं आया? आया, बहुत ही बढ़िया बात है। आई होप समझ आया होगा। सच्ची बताई दो, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई सस्पेंस तो नहीं है ना? पक्का ना? बहुत बढ़िया है। तो मेरे प्यारे जवानों, हाँ एक क्वेश्चन और जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि क्या बन सकता है, वो यहाँ पर ऐसे हॉरिजेंटल फोर्स ना लगा करके वो ये कह सकता है, बहुत ही प्यारी बात सीखने वाले आज, मज़ा आ जाएगा। मान लो वो ये कह देता कि भाई हम फोर्स ऐसे लगाना चाहते हैं, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये डब्बा नीचे ना खिसके, कितना लगा सकते हैं ये आपको बताना है। सकते हैं, सकते, मेरी बातें समझ रही हो? इस पे नीचे की तरफ क्या लग रही है? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई साहब? नीचे mg लगेगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, फ्रिक्शन बड़ा चालबाज निकलेगा यहाँ पे भाई। इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लोगे, एक ऐसे ऊपर की तरफ और एक ऐसे, कंपोनेंट लेने सिखा ही रखे हैं मैंने। और ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है,
तो यदि इधर एफ फोर्स है तो इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब समझो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो एफ साइन थीटा के बराबर आएगी भाई रे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा सुन के, मज़ा आ जाएगा सुन के। इसलिए प्लीज़ समझ लेना ध्यान से। पहले हमने जो फोर्स था इस फोर्स के दो टुकड़े करे, एक टुकड़ा इधर किया और एक टुकड़ा इधर किया। जो टुकड़ा इधर है दिस इज एफ साइन थीटा, जो टुकड़ा ऊपर है दिस इज एफ कॉस थीटा, और जो नीचे लग रहा है वो है एम जी। कोई आपत्ति है? नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है एफ कॉस थीटा, इधर लग रहा है एफ साइन थीटा। अब भाई ये बात कंफर्म है कि इधर एफ साइन थीटा लगेगा तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसकी लगेगी। अब लफड़ा आता है यहाँ पे, एम जी लग रहा है नीचे, एफ कोस थीटा लग रहा है ऊपर। एफ की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, मान लो थीटा दे रखा अपने को 30 डिग्री, लेट अस सपोज साइन 30 कितना होता है, हाफ, इसका मतलब ये f/2 है। ठीक है, मान लो थीटा 30 डिग्री था। अब मैं ये कहता हूँ भाई, अब आप खुद ही सोचो यार, इस डब्बे की हालात दो हो सकती है। एक हालात तो ये हो कि इसके नीचे mg लग रहा है, ऊपर लग रहा है f cos थीटा, मतलब f इंटू √3/2, लेकिन mg की वैल्यू f√3/2 से ज़्यादा है। क्योंकि f, देखो मैंने क्या बोला है, इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन mg, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, mg छोटा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू छोटी है। इसका मतलब दिस ब्लॉक हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मज़ा आ गया ना? तो थोड़ा ऐसे धक्का दे दो, खिसकता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो क्योंकि इट हैज़ द टेंडेंसी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शनल फोर्स नाउ विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जहाँ पर जस्ट चलने की हालात होगी, जस्ट चलना शुरू ही हो जाए, उसके बाद में एक कीड़ी लात मार दे तो चलना शुरू ही हो जाए, उस समय जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लग रहा होगा यहाँ पे, और ये दोनों मिला के f√3/2 लग रहे होंगे। अब भाई साहब मुद्दे की बात ये है, mg प्लस जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दिस इज म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, f/2, दिस इज f√3/2, ये उधर चला जाएगा। mg इक्वल टू f कॉमन ले लिया तो √3/2 आ गया इसमें, और इसमें μ/2 आ गया। म्यू की वैल्यू गिवन है, मान लो अगेन 0.25 ले लेते हैं, तो mg इक्वल टू f इंटू √3/2 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से f की वैल्यू आई है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ये f की वैल्यू कब आई है, व्हेन द ब्लॉक हैज़ ए टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। बट लेट अस सपोज ये जो f cos थीटा लग रहा था ये कम होता mg से, मतलब लेट mg बड़ा होता f cos थीटा से, तो जब ये वैल्यू ज़्यादा होती mg वाली, तो भाई सीधी सी बात है, नीचे का फोर्स ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। उस केस में ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे की तरफ रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन प्लस f√3/2। तो यहाँ पर इस f का नाम बल्कि f डैश मान लो, ठीक है ना, f डैश, जब हम इसकी वैल्यू ज़्यादा के बजाय mg से छोटी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस f को तो वही लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स तो वही लगना है म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो वही रहनी है f/2, क्योंकि एंगल तो बदल नहीं रहे। नहीं आएगा बात समझ में? लेकिन ध्यान रहे f/2 की f की जगह तो f डैश ही हो जाएगा भाई, कितना फोर्स लगा रहे उसी का कॉम्पोनेंट आएगा, प्लस f डैश √3/2, यहाँ से सोल्व करोगे तो μ/2 जमा √3/2 इंटू f डैश बराबर होगा mg के। एक वैल्यू यहाँ से आएगी f डैश की, एक वैल्यू यहाँ से आएगी f की। ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू छोटी है क्योंकि दो चीज़ों का घटा है, छोटी चीज़ से भाग दोगे तो आंसर बड़ा आएगा, मतलब f बड़ा आएगा f डैश से। मतलब मान लो f डैश आया 10 न्यूटन, f डैश आया 10 न्यूटन,
और F आया मान लो 15 न्यूटन। इसका मतलब 10 न्यूटन से लेकर के 15 न्यूटन तक ये हमारा डब्बा रेस्ट पर रहेगा। क्यों? जैसे ही 10 न्यूटन का धक्का लग रहा होगा उस समय इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी जाने की, इसलिए फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर। लेकिन जैसे आप फोर्स बढ़ाना शुरू करोगे, 10 से 11, 12, 13, 14, 15 करोगे तो इसकी टेंडेंसी स्विच हो जाएगी और इसकी टेंडेंसी इस तरीके से हो जाएगी कि ऊपर की तरफ लगेगा एक्सटर्नल फोर्स और नीचे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। और उस समय फिर हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिलाकर एक वैल्यू F आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी F मैक्स। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ एक बार फिर से। आप ये वैल्यू तो नोट कर लिए तो उतार ही लेना, मैं कंसेप्ट एक बार रिवाइज कराता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ और आप करेंगे कैसे, करके दिखाता हूँ आपको। दिस इज अ डब्बा। पिछले क्वेश्चन में मैंने फोर्स लगाया था ऐसे 90 डिग्री पर, लेकिन भाई अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। ध्यान से समझना, अब यदि मैं कम फोर्स लगाऊंगा आपके सामने, ये उंगली तो मैंने जस्ट इधर ना गिरे इसलिए लगा रखी है, ठीक है। ये वाला जो है ना उस पर ध्यान रखो आप, ऐसे है। देखो अब यदि मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो लगा ही रहा हूँ, लेकिन यदि मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो मेरे को इसको नीचे गिरने से रोकना है। रोकना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर F फोर्स लगाऊंगा। तो जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा F, तो इस F फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक ऊपर। लेकिन जब ये स्लाइड नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, सोचो नीचे की तरफ टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है भाई साहब, mg। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, वो क्या बनाऊंगा, mg इक्वल टू दिस प्लस दिस, F प्लस ये मान लो F डैश फोर्स लगाया मैंने, तो F डैश ये वाला एंगल थीटा था तो ऊपर की तरफ लगेगा cos थीटा। 30 डिग्री ले रखा था तो मैंने लिख दिया √3/2। आप बताओ गलत बात है क्या? मैं स्लाइड होने की जस्ट रुकने वाली हालात के लिए इक्वेशन लगाई है मैंने, जस्ट जहाँ पे रुक रहा है, जस्ट रुक रहा है। देखो ना ये स्लाइड हो रहा है, लेकिन अब रुक गया ना भाई। अब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, अब देखो ऊपर जाने लग गया, यस नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स रुका था कहाँ पर ये रुका था वो निकाला मैंने पहले। यहाँ से F डैश की वैल्यू आ जाएगी, इस फ्रिक्शन वाले फोर्स में आप लिख देना म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस वाली वैल्यू से आ जाएगी F sin थीटा से। क्लियर है? तो ये वो फोर्स आएगा जो इसको स्लाइड नीचे ना गिरने देगा, नीचे गिरने से रोकेगा। इस समय फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगना होगा। लेकिन भाई अब मैं दूसरी सिचुएशन ले रहा हूँ कि ये जस्ट ऊपर की तरफ चलने लगे, तो जैसे ही जस्ट ये ऊपर की तरफ जब चलने की हालात में है, जस्ट ऊपर की तरफ चलने की हालात में, देखो हम तो फोर्स ऐसे ही लगा रहे हैं, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो ऊपर तो F cos थीटा ही आना है, इधर F sin थीटा ही आना है। ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। इसकी वैल्यू आनी है F √3/2, इसकी वैल्यू आनी है F/2, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर। लेकिन अब क्योंकि इसकी हालात ऊपर की तरफ है चलने की, तो नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और mg भी नीचे ही लगेगा। F और mg जब दोनों नीचे लग रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, F √3/2 ऊपर वाले की जस्ट बराबर है, जस्ट मतलब उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, जस्ट चलने की हालात में होगा। वो निकाल रहे हो कि मैक्सिमम कितना से कितना फोर्स लगा सकते हैं कि रुका रहे, ठीक है। तो यहाँ से एक F की वैल्यू आएगी, तो F डैश से लेकर के F तक एक रेंज आई है फोर्स की, वहाँ तक हमारा डब्बा रेस्ट पर रहेगा। मतलब मान लो 10 से 15 न्यूटन, 20 से 25 न्यूटन, जो भी वैल्यू सोल्व करके आएगी, वहाँ से लेके वहाँ तक हमारा डब्बा रेस्ट पर रहेगा। कितनी वैल्यू आएगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे पता तो चले कि तुमने कैलकुलेट करा कि इतना ही छोड़ दिया, है ना। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको शायद मेरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो भाई आज के लिए, अभी के लिए इतना ही करेंगे। प्यारे जवानों, हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय एंड टेक केयर।